लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर ऑफ SBILL। और आज के लेक्चर में हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे MSME लेसन नंबर 5। तो देखो, जैसे कि हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका बेसिक मीनिंग समझते हैं। वी अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग, उसके बारे में लॉ क्या है एंड बेसिक कंसेप्ट वी डू, एंड देयर आफ्टर ओनली वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बुकिश लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक बातें बताना चाहूँगी अबाउट MSME। हाँ हाँ, बिल्कुल बोलो। जस्ट अ सेकंड। There is a concept of MS इन एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल होता है उनको एमएसएमई लोन के थ्रू उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपना आगे ग्रो कर सके। गवर्नमेंट MSME को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है ग्रो करने के लिए तो एमएसएमई लोन थ्रू MSME लोन्स। वेरी नाइस। एनीथिंग Ma'am, एल्स? Udyam registration also is one of the major incentive provided to them. उद्यम रजिस्ट्रेशन तो MSME रजिस्ट्रेशन का ही नाम है। We studied it in CSET business environment. ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन MSME रजिस्ट्रेशन को ही बोलते हैं, उससे उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे एक एक करके। यस, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट आई टेल यू सम बेसिक अबाउट। देखो, होता क्या है ना, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जिनको गवर्नमेंट चाहती है कि हम प्रमोट करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बिग बिजनेसमैन होते हैं जैसे अंबानी जैसे हो गए, सिर्फ यही लोग इकॉनमी नहीं बनाते हैं। इकॉनमी बनाने में स्मॉल बिजनेसेस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर अपन स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प नहीं करेंगे तो इंडिया कैसे ग्रो होगा? तो ओवरऑल आप अगर पूरी कंट्री के नज़रिए से देखोगे तो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। और स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी होती है कि गवर्नमेंट प्रमोट करे स्मॉल बिजनेसेस को, टैक्स बेनिफिट दे, रिबेट्स दे उनको, उनका गुड्स परचेज करे जिसको अपन पब्लिक प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। ठीक है, उनको सब्सिडी दे, टैक्स बेनिफिट्स दे, एक्सेट्रा, इजी लोन्स दे विदाउट कोलेटरल एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स देना चाहती है फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इंडिया की ग्रोथ के लिए स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करने में, हेल्प करने में गवर्नमेंट उनको बहुत सारे बेनिफिट देना चाहती है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया जिस एक्ट का नाम है MSMED एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। मैम, ये एक्ट कब आया था? 2006 में, मतलब आप लोगों के पैदा होने के बाद। यस, आप लोग के बर्थ लेने के बाद इतना लेट आया। सोचो ना, आप लोग पैदा भी हो गए थे तब तक। अभी अभी नया एक्ट है, बहुत पुराना नहीं है। आप लोग से भी नया एक्ट है। जितने पुराने आप लोग उससे ज़्यादा नया एक्ट है हमारा MSME। तो MSMED एक्ट 2006 में आया और तब हमारे गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ बनाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब MSME एक्ट नहीं आया था ना, उससे पहले भी एक बेनिफिट दिया जाता था स्मॉल बिजनेसेस को, बट उस समय ना टर्म MSME यूज नहीं किया जाता था। पहले MSME एक्ट आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताती हूँ, MSME का हिस्ट्री कैसा है। ठीक है, तो पहले क्या होता था ना, पहले एक कंसेप्ट होता था SSI नाम का, सुना होगा आप लोगों ने। पहले ना SSI रजिस्ट्रेशन होता था। SSI आपको डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स के पास जाके कराना होता था SSI रजिस्ट्रेशन। SSI स्टैंड्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वेरी गुड। SSI स्टैंड्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो अब मैम, MSME एक्ट कब आया? MSMED एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। मैम, ये वाला एक्ट ना 2006 में आया था। तो उसके बाद ना MSME का आपका प्रॉपर कंसेप्ट आया, MSME का कंसेप्ट आया। लेकिन जब MSME एक्ट नहीं आया था ना, उससे पहले आपका जो टर्म यूज होता था वो SSI यूज होता था और SSI रजिस्ट्रेशन होता था, जिसमें भी गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेसेस को बहुत फायदा देती थी, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती थी। बट
इसमें ना मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं आते थे एसएसआई की डेफिनेशन में। एसएसआई की डेफिनेशन में सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज आती थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती थी, और इसीलिए ये बहुत नैरो कंसेप्ट था। फिर बाद में 2006 में एमएसएमईडी एक्ट आया और उस एसएसआई के टर्म को ब्रॉड किया गया, और उसको ब्रॉड करके एक नया टर्म आया माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिसमें माइक्रो भी कवर होता है, स्मॉल भी कवर होता है, और मीडियम एंटरप्राइज भी कवर होता है। तो आप ये बोल सकते हैं पहले एसएसआई हुआ करता था, फिर बाद में वो रिप्लेस हो गया एमएसएमई से। दोनों से एक ही है, अगर आप कहीं एसएसआई सुनोगे तो कुछ अलग नहीं है। वो पहले एसएसआई के नाम से हम उसको बोलते थे, अब उसको ब्रॉड करके नया टर्म दे दिया गया एमएसएमई, राइट। सो एसएसआई बहुत नैरो टर्म था और एमएसएमई एक ब्रॉड टर्म है, जिसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सब आ जाता है एमएसएमई एक्ट में। तो मैम ये जो हमारा एक्ट आया, ये अलग से एक्ट लाया गया किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, हमारे भारत देश में हर सेक्टर के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री है। वैसे ही एमएसएमई के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है, जिसको अपन बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। और इस मिनिस्ट्री के अंदर ये एमएसएमई एक्ट को कौन रेगुलेट करता है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? एमएसएमई एक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। जैसे कंपनीज एक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन है? एमसीए। कंपनीज एक्ट को कौन एडमिनिस्टर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। उसी तरह से ये जो आपका एक्ट है एमएसएमईडी एक्ट, इसको कौन एडमिनिस्टर करता है? इसको एडमिनिस्टर करता है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ठीक है, हाँ मैम, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है। अब ये देखो, पहले इसकी डेफिनेशन अलग हुआ करती थी। 2020 में बहुत भारी अमेंडमेंट आया था एमएसएमई एक्ट में, 2020 में, 2020 में, और उसके बाद पूरी डेफिनेशन चेंज कर दी गई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज बोलते किसको हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पहले अलग हुआ करती थी और 2020 में पूरी इसको जो है चेंज कर दी गई थी। सो डेफिनेशन इसकी बहुत इजी है। मेरे पास एक मेमोरी टेक्निक है जिससे मैं कभी नहीं भूलती हूँ एमएसएमई की डेफिनेशन। लाइक दिस मेमोरी टेक्निक ऑलवेज हेल्प्स मी, और आपको भी ये हेल्प करेगी, राइट। सो बहुत इजी है। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़, ये मैं मेमोरी टेक्निक हमेशा यूज़ करती हूँ, मुझे हमेशा याद रहती है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, और ये हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, और ये हो जाएगा आपका टर्नओवर। 2 सेकेंड में डेफिनेशन पूरी खल्लास। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। अब देखो, हम लोग किसी इंडस्ट्री को या किसी बिजनेस को छोटा कब बोलते हैं? उसके साइज के बेसिस पे। और जब हम बोलते हैं ये छोटा साइज का है, ये स्मॉल साइज का है, राइट। सो उसके साइज के बेसिस पे हम लोग जज करते हैं कि ये बिजनेस स्मॉल है कि लार्ज है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी इंडस्ट्री को, नॉट इंडस्ट्री सॉरी, कौन से बिजनेस को या कौन से एंटरप्राइज को हम लोग माइक्रो, स्मॉल, मीडियम बोलेंगे, तो ये हम लोग उसके साइज के बेसिस पे जज करेंगे। अब साइज कैसे डिटरमाइन करेंगे? 2 बेसिस पे हम लोग साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला, कि आपने अपनी प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कितना किया है, कितने की प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट आपके फैक्ट्री में, आपके एंटरप्राइज में लगी हुई है। दूसरा, हम लोग किसी भी बिजनेस का साइज जज करते हैं उसकी सेल से। आप देखेंगे शार्क टैंक में ऐसा एक भी पिचिंग नहीं होता है जिसमें शार्क्स लोग सेल्स नहीं पूछते हैं कि आपके पिछले साल की सेल्स कितनी थी, आपके पिछले महीने की सेल्स कितनी थी, क्योंकि सेल्स के बेसिस पे हम लोग आपकी औकात देखते हैं कि कितनी है आपकी ऑक्स, कितनी है आपका साइज, आपका टर्नओवर मैटर करता है। आपका टर्नओवर लोग देखते हैं कितना का टर्नओवर है, टर्नओवर के बेसिस पे लोग आपकी ऑक्स जज करते हैं। तो आपका साइज अगर हमें देखना है कि आप माइक्रो, स्मॉल, मीडियम हो, 2 बेसिस पे हम लोग जज करेंगे। वैल्यूएशन अलग होता है दिव्या, ठीक है। 2 बेसिस पे हम लोग जज करेंगे। एक होता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और दूसरा होता है आपका टर्नओवर। अब तीनों के लिए अलग अलग लिमिट दे दी गई है। अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के अंदर है एंड टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है, तो उसको अपन बोलेंगे माइक्रो। और अगर कोई इंडस्ट्री, कोई एंटरप्राइज ऐसी है जिसकी इन्वेस्टमेंट
1 करोड़ से तो ज़्यादा है पर 10 करोड़ के अंदर है, और जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होगी पर 50 करोड़ के अंदर है, तो उसको अपन बोलेंगे स्मॉल एंटरप्राइज। और अगर कोई एंटरप्राइज ऐसी है जिसकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ के अंदर है, मतलब 50 करोड़ या उससे कम है, और जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ या उससे कम है, उसको अपन बोलते हैं मीडियम एंटरप्राइज। तो मैम, अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा है या फिर टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसको अपन एमएसएमई नहीं बोलेंगे, नहीं, वो फिर एमएसएमई के अंदर कवर्ड नहीं होगी। ये एमएसएमई की डेफिनेशन है। अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तो आप एमएसएमई की डेफिनेशन के अंदर आओगे। अब इसको याद करना बहुत ईजी है, मैं कभी नहीं भूलती हूँ ये, मैं मेमोरी टेक्निक लगाती हूँ, बस 1 करोड़ और 5 करोड़ याद कर लो, बस 1 करोड़ 5 करोड़ याद कर लो, पूरी 6 लिमिट आपको याद हो जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, बस एक जीरो लगा देना है। एक जीरो लगा दोगे तो ये हो जाएगा 10 करोड़ और 50 करोड़, खत्म। क्या है मेमोरी टेक्निक? मेमोरी टेक्निक है 1 करोड़ 5 करोड़, फिर इसमें इंटू 10 कर दो, जीरो लगा दो, 10 करोड़ 50 करोड़, फिर ये 50 करोड़ ऊपर आ जाएगा और इंटू 5 कर दो 250 करोड़। इससे आप कभी नहीं भूलोगे, ट्रस्ट मी, ये डेफिनेशन मेरे दिमाग में बैठ चुकी है पूरा इस मेमोरी टेक्निक से। यूज दिस एंड यू विल नेवर फॉरगेट दिस डेफिनेशन। 1 करोड़ 5 करोड़, उसमें एक एक जीरो लगा दो, 10 करोड़ 50 करोड़, 50 ऊपर चल जाएगा और फिर 250 करोड़। ये है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, और ये है इन्वेस्टमेंट की लिमिट, और ये है टर्नओवर की लिमिट, खत्म। तो सबसे पहले अपन ने एमएसएमई की डेफिनेशन ही पढ़ ली, जो कि बहुत इजी है, और मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट भी बता चुकी हूँ कि ये एक्ट एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए आया। इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज लाती है और एमएसएमई को बहुत सारे फायदे देती है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, ताकि वो ग्रो करें, ताकि वो ग्रो करें। और आपको पता है जैसे हमारी मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, उसने ना एक और एमएसएमई को रेगुलेट करने के लिए ना एक बोर्ड बनाया है, जिसको अपन बोलते हैं एमएसएमई बोर्ड। एमएसएमई बोर्ड, जैसे आईबीबीआई है ना, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीसी लॉ के लिए बोर्ड बना दिया आईबीसी बोर्ड, वैसे ही एमएसएमई के लिए एक अलग से बोर्ड भी बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें बेसिकली कुछ नहीं, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स लोग ही बैठते हैं इस बोर्ड के चेयरमैन। इस बोर्ड के चेयरमैन जो मिनिस्टर होता है ना, मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, वो इसका बोर्ड का, एमएसएमई बोर्ड का चेयरमैन होता है। तो ये बेसिक बात थी। तो सबसे पहले आप लोग आ जाएंगे अपने आईसीएसआई स्टडी मटेरियल में, पेज नंबर 111 में आ जाएंगे। आप लोग सभी को आ जाएंगे आईसीएसआई स्टडी मटेरियल में, पेज नंबर 111 विल बी स्टार्टिंग विथ आवर न्यू लेसन, लेसन 5 एमएसएमई। एमएसएमई, अब ये देखो एमएसएमई में आ जाओ, पेज नंबर 111, आईसीएसआई स्टडी मटेरियल पूरा कवर करेंगे। एंड ये दोनों पैराग्राफ तो आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एग्जाम के लिए काम का नहीं है, मैं समझा चुकी हूँ यहाँ क्या लिखा है, एक बार रीड ले लेते हैं, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। एक बार रीड ले लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। एमएसएमई has emerged as a highly vibrant and dynamic sector of Indian economy in the last 5 decades। पिछले 5 decades में, मतलब पिछले 50 सालों में एमएसएमई बहुत हाईलाइट हुआ है, लाइमलाइट में आया है। MSME not only play critical role in large employment opportunities at a lower capital cost than large industries, but also help in industrialization of rural areas, backward areas, distribution of national income। यहाँ पर आपको बताया हुआ MSME क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बताओ, अब मुकेश अंबानी तो एक ही है ना भाई देश में, अदानी अंबानी कितने हैं, गिन चुन के 4-5 हैं, बट स्मॉल बिजनेसेस कितने हैं, मोर देन 10 lakhs, 1 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस कितने सारे हैं। तो एक अकेला अंबानी पूरी देश की जीडीपी बढ़ा रहा है क्या? नहीं ना, स्मॉल बिजनेस मैटर करते हैं कि नहीं। हालांकि 100 स्मॉल बिजनेस मिलके भी अंबानी को compete नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो स्मॉल बिजनेसेस भी मैटर करते हैं। एक अकेला अंबानी अदानी मिलके देश नहीं चला सकते या देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ा सकते। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में स्मॉल बिजनेसेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। स्मॉल बिजनेसेस भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, देश को नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने में, बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, रूरल एरियाज को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। रूरल एरियाज में छोटी छोटी जगह पे जहां पर स्मॉल बिजनेसेस चालू होते हैं, तभी तो वो रूरल एरिया ग्रो होता है। तो यहाँ पर आपको एमएसएमई के फायदे बताए हुए कि एमएसएमई कैसे देश को हेल्प करते हैं, कैसे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो एमएसएमईज आर कंटेम्प्रेरी लार्ज इंडस्ट्रीज एज complementary to large industries as ancillary units it contributes to इतना। MSMEs भी पता है लार्ज इंडस्ट्रीज को हेल्प करते हैं, बहुत लार्ज इंडस्ट्रीज MSME से माल खरीदते हैं, MSME से अपना रॉ मटेरियल बनवाते हैं या कुछ काम करवाते हैं। सो इट ऑल्सो सपोर्ट्स द लार्ज इंडस्ट्रीज। और गवर्नमेंट ने MSME को बढ़ावा देने के लिए, MSME को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया, MSME डेवलपमेंट एक्ट।
ये एक्ट का पूरा फोकस है टू फोकस ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज। तो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनेक्टेड कौन सा एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, in terms of which the definition of MSME is specified. The act was notified to address policy issues affecting MSMEs as well as the coverage and investment ceiling of the sector. The act seeks to facilitate the development of these enterprises as also enhance their competitiveness. ये एक्ट क्या करता है, एमएसएमईज को डेवलप करता है, डेवलप करने में हेल्प करता है. इट प्रोवाइड्स द फर्स्ट एवर लीगल फ्रेमवर्क टू फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द कंसेप्ट एंटरप्राइज. इस एक्ट में ही सबसे पहले एंटरप्राइज वर्ड को रिकॉग्निशन दिया गया, विच कंप्राइजेज ऑफ बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस. अब मैम एक बात ध्यान से सुनना, एमएसएमई के अंदर सिर्फ ऐसे एंटरप्राइज कवर नहीं होते हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं, बल्कि ऐसे एंटरप्राइज भी कवर होता है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो एमएसएमई के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज भी कवर होते हैं और सर्विस एंटिटीज भी कवर होती हैं. ऐसी एंटरप्राइज जो मैन्युफैक्चर करते हैं या ऐसी एंटिटीज जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही एंटरप्राइज की डेफिनेशन में कवर होते हैं. यानी कि चाहे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं. आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, चाहे आप सर्विस कर रहे होंगे. दिव्या ने ये वाली बात बताई थी स्टार्टिंग में, राइट. तो चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, चाहे आप सर्विस कर रहे होंगे, आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इट डिफाइंस मीडियम एंटरप्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सिक टू इंटीग्रेट द 3 टायर्स नेमली माइक्रो स्मॉल मीडियम. आपको मैंने बताया था ना, जब एमएसएमई एक्ट नहीं आया था उससे पहले एसएसआई रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, जिसमें ना सिर्फ माइक्रो और स्मॉल कवर होते थे, मीडियम उसमें कवर नहीं होता था. तो ये पहला जब एमएसएमई एक्ट आया 2006 में, 2006 में, तब पहली बार मीडियम एंटरप्राइज को भी कवर किया गया और मीडियम एंटरप्राइज को भी रिकॉग्निशन दी गई और उनको भी बेनिफिट दिया गया. तो मीडियम एंटरप्राइज पहली बार जब एमएसएमई एक्ट आया तब कवर हुआ था. उससे पहले एसएसआई हुआ करता था, लेकिन एसएसआई सिर्फ स्मॉल कंसेप्ट को कवर करता था. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ. द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर स्टैट्यूटरी कंसल्टेटिव मैकेनिज्म एट द नेशनल लेवल. बकवास. ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे फंड्स वगैरह बनाए हैं, पॉलिसीज़ वगैरह बनाए हैं. ये सब बाद में आगे भी आएगा, इतना काफ़ी है. इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस इंट्रोडक्शन है ऐसी समझने के लिए, एमएसएमई का बैकग्राउंड समझने के लिए. एक पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो, ध्यान रखना कि एंटरप्राइज में ऐसी एंटरप्राइज भी कवर होती है जो मैन्युफैक्चर करती हैं और सर्विस वाली भी, मैन्युफैक्चर भी और सर्विस भी दोनों कवर होते हैं. ठीक है, अब एमएसएमई एक्ट में आ जाओ. कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए हुए हैं, ये तो अपन बाद में भी कर लेंगे. ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाओ, ये तो बाद में भी कवर हो जाएगा. मैं पहले आपको एमएसएमई की डेफिनेशन कराती हूँ. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, पेज नंबर 114 में आ जाओ. बीच में जो डेफिनेशन है उसको कर लेंगे अपन, पहले आप पेज नंबर 114 में आ जाओ. यस, पढ़ेंगे, पीएसएल भी पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, जल्दी से आ जाओ. द गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 2119 डेटेड 26 जून 2020. मैं आपको बताई थी ना, पहले एमएसएमई की डेफिनेशन अलग हुआ करती थी और बाद में एमएसएमई की डेफिनेशन को पूरा चेंज किया गया. और कब चेंज हुआ, ये अमेंडमेंट कब आया था, 2020 में, 2020 में. 2020 में मेजर अमेंडमेंट आया था जिसमें एमएसएमई की डेफिनेशन पूरी चेंज कर दी गई थी और उसके साथ साथ जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो भी चेंज कर दिया गया था. पहले ना उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ करता था, फिर 2020 में जब अमेंडमेंट आया तो उसके बाद नया एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आया विद द नेम उद्यम रजिस्ट्रेशन. एमएसएमई को उद्यम भी बोला जाता है और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोला जाता है. एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोला जाता है. तो ये एमएसएमई की डेफिनेशन कब अमेंड हुई, एमएसएमई की डेफिनेशन हुई अमेंड 26 जून 2020 को. नोटिफाइड द कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एंड टर्नओवर. मैंने आपको बताया कि जो नई डेफिनेशन आई एमएसएमई की, दैट इज बेस्ड ऑन 2 क्राइटेरिया, पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा टर्नओवर. पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा टर्नओवर, राइट. एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल हो गया क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आया जिसको अपन बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस.
2020 में दो चीज लाई गई, एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज की गई एंड द न्यू डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर क्राइटेरिया, एंड 2020 में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी चेंज किया गया। तो जो नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आया उसको अपन बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो कि कंप्लीट ऑनलाइन है, पूरा डिजिटल है, इतना इजी है। इनफैक्ट हमारे भी घर में एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस है प्री स्कूल का। हमारा एक प्री स्कूल है प्यारा सा, आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी के। यस हमारा हाँ यस यस यस। तो हमारा एक छोटा सा प्री स्कूल है एंड दैट इज रजिस्टर्ड एज एन एमएसएमई। हमारा जो प्री स्कूल है दैट इज रजिस्टर्ड एज एन एमएसएमई। तो इतना हमने खुद एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किया है हमारे प्री स्कूल का, और इतना इजी है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, एकदम मतलब कंप्लीट ऑनलाइन, कुछ नहीं लगेगा, बस आधार नंबर, बस आधार नंबर डालो, उसमें जो जो डिटेल्स है वो डालो, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, 1 रुपए फीस नहीं लगेगी। एमएसएमई एक ऐसा रजिस्ट्रेशन है जिसमें 1 रुपए भी फीस नहीं लगती है, नो फीस। वैसे हर चीज में गवर्नमेंट फीस लेती है ना, आप कंपनीज एक्ट में देखो, कोई भी फॉर्म फाइल करने के लिए गवर्नमेंट फीस लेती है, हर चीज में फीस लेती है गवर्नमेंट, लेकिन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई फीस नहीं लगेगी, और लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन मिलता है। एक बार रजिस्टर करो, लाइफ टाइम के लिए वैलिड, कोई रिन्यूअल का झंझट नहीं है कि 5 साल में रिन्यू कराओ। आपको तो आपका सीएस का रजिस्ट्रेशन भी अगर 5 साल में आप एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं करोगे तो रिन्यूअल कराना होगा, लेकिन एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, और इसके लिए सिर्फ आधार नंबर लगता है। जी संदीप, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ तभी लगेगा अगर आप एग्जेम्प्ट नहीं हो, तो अगर आप जीएसटी के अंदर फॉल कर रहे हो तो एक टर्नओवर की लिमिट होती है, अगर आप वो टर्नओवर क्रॉस करोगे तो ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी होगा तो यस, आपका जीएसटी के अंदर, जीएसटी एक्ट के अंदर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और वो डेटा ऑटोमेटिकली आधार से ले लेते हैं। जैसे आपको पता है ना, आधार और पैन लिंक है सबका, आधार और पैन बोल रही हूँ, सॉरी, पेन, हाँ, स्लिप ऑफ टंग, पेन, आधार और पेन लिंक होता है, तो आप आधार नंबर डालोगे ना वहां से, वैसे पेन नंबर भी आपको डालना होता है, वहां से वो लोग ऑटोमेटिकली आपका सारा पेन और जीएसटी का डिटेल्स इनकम टैक्स की वेबसाइट से और जीएसटी की वेबसाइट से वो लोग ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ थिंग, बट यू ओनली नीड आधार नंबर, आधार नंबर, पेन नंबर फॉर रजिस्टरिंग एज एन एमएसएमई। आपको एक्चुअल में पैन कार्ड अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है, आपको आधार कार्ड अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू अपलोड द फिजिकल document there. Are you understanding? Just the number, typing the number अपना दे दो, आधार नंबर इनफ है, दैट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, कंप्लीट ऑनलाइन डिजिटल है, पेपरलेस है, सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे, नो डॉक्यूमेंट और प्रूफ इज रिक्वायर्ड। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब देखो, कंफ्यूज मत होना, जहां भी मैं उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलूंगी आई एम टॉकिंग अबाउट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, बिकॉज एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, और उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ नहीं लगता है, नो डॉक्यूमेंट, नो प्रूफ इज रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड फॉर रजिस्टरिंग एज एन एमएसएमई। यस, नेक्स्ट, आधार पैन आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। आधार नंबर, पैन नंबर आपको डालना होगा, आधार नंबर और पैन नंबर डालना होता है। पैन GSTIN linked details on investment turnover are automatically taken from the relevant government database। आपको बताऊं, आप आधार नंबर भी डाल दोगे ना तो आपके आधार से आपका गवर्नमेंट ना इनकम टैक्स की वेबसाइट, जीएसटी की वेबसाइट से आपका जो लिंक पैन डिटेल्स और जीएसटी डिटेल्स है ऑटोमेटिकली रिट्रैक कर लेती है, ऑटोमेटिकली उसको जो गवर्नमेंट है ना वो डेटा आपका निकाल लेती है, पैन का, GSTIN का। यस, और उसके बाद तो ये था छोटी सी बात रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। वैसे तो अभी अपन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और डिटेल में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अपन डेफिनेशन की बात कर रहे थे। अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको बोल रहा है टर्नओवर विथ रिस्पेक्ट टू, रुको यहाँ पर आ जाओ, गवर्नमेंट वाइड 1 जून 2020, 1 जून 2020 को गवर्नमेंट ने नया क्राइटेरिया लाया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई, और अंडर द न्यू डेफिनेशन देयर इज नो मोर डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। ऐसा क्यों बोल रहा है यहाँ पर? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, जो पुराना डेफिनेशन हुआ करता था ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यू डेफिनेशन है, चाहे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो,
चाहे आप सर्विस में हो, दोनों के लिए सेम डेफिनेशन है। क्या? इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़। ये 6 लिमिट आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। मेरे दिमाग में बैठ चुकी है। आप बार-बार इसको करोगे ना, 2-3 बार रिवाइज कर लो, आपके भी दिमाग में बैठ जाएगी, आई गारंटी। ठीक है? ये माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये है नया डेफिनेशन। ये न्यू डेफिनेशन है, जो कि चाहे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे आप सर्विस कर रहे हो, दोनों के लिए सेम डेफिनेशन है। जो ओल्ड डेफिनेशन थी ना, वो अलग अलग थी। मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए अलग लिमिट थी और सर्विस वालों के लिए अलग लिमिट थी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वालों के लिए अलग लिमिट थी और सर्विस वालों के लिए अलग लिमिट थी। बट न्यू डेफिनेशन में दोनों की डेफिनेशन मर्ज कर दी गई है। अब दोनों की अलग अलग डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है कि 2020 में जब अमेंडमेंट आया ना, तो नई डेफिनेशन के अंदर देयर इज नो मोर डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एमएसएमई। अब डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। माइक्रो का लिमिट क्या हो जाएगा? 1 करोड़ 50 करोड़, 1 करोड़ एंड 50 करोड़। ठीक है? उसके बाद स्मॉल का लिमिट क्या हो जाएगा? 10, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, आज बहुत स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। 1 करोड़ एंड 5 करोड़, देन 10 करोड़ एंड 50 करोड़, एंड देन 50 करोड़ एंड 250 करोड़। ठीक है? तो यहाँ पर वही दिया हुआ है डेफिनेशन। ये पूरा आपके दिल दिमाग सब जगह बैठ जानी चाहिए ये डेफिनेशन। माइक्रो मतलब ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी एंटरप्राइज, सॉरी इंडस्ट्री नहीं, एंटरप्राइज, ऐसी एंटरप्राइज जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड, ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कालिया, ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। सेम स्मॉल का इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। सेम उसी तरह मीडियम का इन्वेस्टमेंट does not exceed 50 करोड़ and turnover does not exceed 250 करोड़। and बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। and का मतलब दोनों लिमिट सेटिस्फाई करनी चाहिए, वरना आप एमएसएमई क्लासिफाई नहीं करोगे। दोनों लिमिट सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अब आप समझ गए हैं, ये डेफिनेशन दिल दिमाग में बैठा लो। और अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उसके जवाब देने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, उसके आपको जवाब देने पड़ेंगे। तो एक ऐसी एंटरप्राइज है जो सर्विस में है। किसमें है? सर्विस में। और उसका ना इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट है 1 करोड़ और उसका टर्नओवर है 10 करोड़। जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये किस कैटेगरी में क्लासिफाई होगी? किस कैटेगरी में हम इसको? Small enterprises. स्मॉल, यस। अदर्स? Small enterprise because turnover exceeds 5 crore. वेरी नाइस। स्मॉल एंटरप्राइज, यस। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, संदीप के बोल रहे हैं स्मॉल एंटरप्राइज। इसका आंसर होगा स्मॉल एंटरप्राइज। क्यों? क्योंकि देखो, पहले आप माइक्रो चेक करोगे। माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट भी 1 करोड़ होना चाहिए या उससे कम, और टर्नओवर भी 5 करोड़ से कम होना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट तो 1 करोड़ के अंदर है, लेकिन टर्नओवर तो 5 करोड़ से ज्यादा है। तो माइक्रो तो नहीं है, इतना तो श्योर है, माइक्रो तो नहीं है। स्मॉल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के अंदर होना चाहिए। हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के अंदर है, और टर्नओवर 50 करोड़ के अंदर होना चाहिए। हाँ, टर्नओवर भी 50 करोड़ के अंदर है। तो दिस एंटरप्राइज विल बी क्लासिफाइड एज स्मॉल एंटरप्राइज। इसको हम लोग क्या क्लासिफाई करेंगे? स्मॉल क्लासिफाई करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका भी आंसर देना। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे मैं। एक एंटरप्राइज है, वो ना मैन्युफैक्चरिंग में है। किसमें है? मैन्युफैक्चरिंग। क्या कर रही है? मैन्युफैक्चर कर रही है। और उसका ना इन्वेस्टमेंट है 60 करोड़ एंड टर्नओवर है 200 करोड़। जल्दी से मुझे बताओ कि ये कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई होगी? कौन सी कैटेगरी में? Medium enterprises. मीडियम एंटरप्राइज, ओके। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? Classified इसका 50 करोड़ से एक्सीड हो रहा है। यस, वेरी गुड। मीडियम कैसे बोला आप लोग ने? इन्वेस्टमेंट इसका 60 करोड़ है। Oh, yes, ma'am. यस। तो ऐसी आता है, लेकिन फिर भी गलती कर दी है। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करना है, राइट? यहाँ पर आपको बोल रहा है But इन्वेस्टमेंट। turnover is less than 50 crores to 50 crores. हाँ, Turnover is less than 250 crores. But investment is more than 60 crores. यस। और दोनों लिमिट क्लासिफाई होनी चाहिए। अगर दोनों में से Because and is there. Yes. If it is or, then we could have said it as medium enterprises. करेक्ट
करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ एंड दिया हुआ है, तो वही यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो दोनों लिमिट सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी लिमिट सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करोगे। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 60 करोड़ है एंड आपकी टर्नओवर 200 करोड़ है, तो यू आर नॉट एमएसएमई, आप तीनों कैटेगरी में नहीं आओगे, क्योंकि आप इसमें मीडियम के लिए आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ के अंदर होना चाहिए, बट आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा है, तो आप यू विल नॉट बी क्लासिफाइड एज यस इफ नॉट द थ्री व्हाट इट इज क्लासिफाइड। इसको नॉर्मल एंटरप्राइज बोलेंगे हम। देखो एमएसएमई सिर्फ जैसे अब आपकी कंपनी के केस में आपकी नॉर्मल कंपनीज होती हैं, लेकिन जो स्मॉल कंपनीज होती हैं जिनका टर्नओवर पेड अप 4 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़ के अंदर होता है, उनको अपन स्मॉल कंपनीज का दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल कंपनीज को अपन अलग से बेनिफिट देते हैं। तो बाकी सारी नॉर्मल कंपनी रहेंगी, इट्स जस्ट दैट दे विल नॉट बी क्लासिफाइड एज स्मॉल कंपनी। सेम उसी तरह आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, आप अपना आप अगर ये तीनों क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो तो आप एमएसएमई की डेफिनेशन के अंदर कवर होगे एंड यू कैन गेट रजिस्ट्रेशन एज एमएसएमई अंडर एमएसएमई एक्ट। आप एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर कर सकते हो और एमएसएमई के बेनिफिट्स ले सकते हो। अगर आप तीनों कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, मतलब आप बड़ी एंटरप्राइज हो, आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा है, आपका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, तो आप स्मॉल मीडियम में नहीं आ रहे हो, मतलब आप लार्ज एंटरप्राइज हो, तो यू आर नॉट एन एमएसएमई एंड यू कैन नॉट गेट रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई एक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ हम लोग सिर्फ छोटी मोटी एंटरप्राइज को बता रहे हैं, ये सारी छोटी एंटरप्राइज है, इनको अपन फायदा देंगे। तो अपन ये डेफिनेशन क्यों दे रहे हैं? ये डेफिनेशन देने का पर्पस ये है कि अगर आप या तो माइक्रो की डेफिनेशन के अंदर आ रहे हो, या तो स्मॉल की डेफिनेशन के अंदर आ रहे हो, या तो मीडियम की डेफिनेशन के अंदर आ रहे हो, तो ही आप एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर कर सकते हो और तो ही आपको एमएसएमई एक्ट के अंदर फायदे दिए जाएंगे, बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अगर आप एमएसएमई के अंदर क्वालिफाई ही नहीं करोगे तो आप इस एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं हो पाओगे और आपको एमएसएमई के फायदे बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। आर वी क्लियर विद दिस? So that is the purpose of giving this definition कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर इस लिमिट के अंदर है तो आपके पास ऑप्शन है, आप एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाओ एज एन एमएसएमई। गवर्नमेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देगी, कम रेट में लोन देगी, सब्सिडीज देगी, बिना कोलैटरल के लोन देगी, टैक्स बेनिफिट देगी, बहुत सारी पॉलिसीज बनाएगी आपके लिए। यस एंड लॉट्स एंड अभी हम बेनिफिट्स भी आगे जाके करेंगे एमएसएमई के। संदीप आपको समझ में आया? अच्छा एक पॉइंट और, क्या एमएसएमई के अंदर रजिस्टर होना कंपलसरी है? द आंसर इज नो, इट्स नॉट कंपलसरी। लेट्स से हम स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, हमारा छोटा सा प्ले स्कूल है जहाँ पर छोटे छोटे नर्सरी, प्ले, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है। हमारा छोटा सा प्ले स्कूल है और हम इसमें इन्वेस्टमेंट हम स्मॉल कैटेगरी में आ रहे हैं, स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो क्या हमारे लिए कंपलसरी होगा हम जाके, क्या हमें एमएसएमई के अंदर रजिस्टर करना ही पड़ेगा? द आंसर इज नो। ऑप्शन है, अगर हम एमएसएमई एक्ट के अंदर जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं हम उसको अवेल करना चाहते हैं तो रजिस्टर करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई कंपलसरी नहीं है। कितने सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो एमएसएमई एक्ट के अंदर नहीं रजिस्टर्ड हैं, लेकिन गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आप करो रजिस्टर, आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने में क्या जा रहा है? सो इट इज रिकमेंडेटरी टू रजिस्टर अंडर एमएसएमई एक्ट, इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज नॉट कंपलसरी। अगर आप स्मॉल बिजनेस हो जरूरी नहीं है कि आपको एमएसएमई के अंदर रजिस्टर करना ही होगा, नो, बट सिंस गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, तो आपको रजिस्टर करना चाहिए एमएसएमई एक्ट के अंदर। आर वी क्लियर विद दिस? ओके, तो ये छोटी सी बात थी, आई होप आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए। One more question. हाँ बोलो। One more question you asked, ma'am. हाँ बोलो। अच्छा एक और क्वेश्चन, अच्छा पूछूं? हाँ. ठीक है, मान के चलो एक एंटरप्राइज है और वो मैन्युफैक्चरिंग में है एंड उसका इन्वेस्टमेंट is 10 crore and turnover is 100 crore. Medium enterprises, because amount of plant, machinery and equipment is not exceeding 50 crores and turnover is not exceeding 250 crores. Yes, ये आपका हो जाएगा मीडियम एंटरप्राइज।
कि भले इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के अंदर है बट टर्नओवर इसमें फॉल नहीं कर रहा है, तो स्मॉल में नहीं आएगा, ये मीडियम में आएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो विद इन 50 करोड़ एंड टर्नओवर इज ऑल्सो विद इन 250 करोड़, so this will. Ma'am, if such question comes in exam, first we have to write the definition of all the three, and later we have to say that it is not micro, it is not small, because the amount of plant, machinery and equipment is not within a certain limit, and therefore it is medium enterprise. Yes, it is medium enterprise because investment is within crores and turnover is within. पहले आपको डेफिनेशन लिखना होगा तीनों का एंड देन आपको एक्सप्लेन करना होगा कि किस कैटेगरी के अंदर ये आएगा, ठीक है? ठीक है, अब ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी एमएसएमई की कवर हो गई है। अब देखो उसी डेफिनेशन को फिर से चार्ट के फॉर्म में दे दिया है, तो वो डेफिनेशन अपन को यहाँ से पढ़ना चाहिए था, यहाँ से तो बोरिंग हो गया ना, यहाँ से पढ़ना चाहिए था हमें, ठीक है? सेम है, शेम टू शेम, सेम डेफिनेशन जो अपन ने ऊपर पढ़ा है वो यहाँ पर चार्ट के फॉर्म में दे दिया है, पेजेस बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है? अब इधर आ जाओ, पैरा में क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। द टर्नओवर विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट इज नॉट काउंटेड इन द लिमिट इन द टर्नओवर। एक बात नोट कर लो भैया, ओ भैया नोट कर लो, अगर आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोर्ट टर्नओवर को टर्नओवर की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करना तो अच्छी बात है ना, आप अगर देश के लिए, गवर्नमेंट बहुत एनकरेज करती है एक्सपोर्ट, क्यों? क्योंकि उससे फॉरेक्स आता है, फॉरेक्स रिजर्व आता है, इसीलिए गवर्नमेंट ना एक्सपोर्ट को बहुत प्रमोट करती है। तो गवर्नमेंट बोल रही है अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना तो जितना एक्सपोर्ट करना है करो, जितना एक्सपोर्ट करना है करो, उसको हम लोग इस टर्नओवर की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपके एक्सपोर्ट्स को छोड़ के बचा कुचा टर्नओवर भी 250 करोड़ के अंदर है तो हम आपको माइक्रो एमएसएमई का दर्जा दे देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट टर्नओवर को भी इस लिमिट के अंदर काउंट करने जाएंगे तो एमएसएमईज तो विल नॉट बी विलिंग टू डू एक्सपोर्ट, वो लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट आपको बोल रही है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, नहीं भैया करो एक्सपोर्ट, हम चाहते हैं आप करो एक्सपोर्ट। स्मॉल बिजनेसेस भी बहुत एक्सपोर्ट्स करते हैं, हम बोल रहे हैं आप करो एक्सपोर्ट करो, और उस बेनिफिट देने के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि इसको हम लोग इस लिमिट के अंदर, टर्नओवर की लिमिट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। सो द टर्नओवर विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट विल नॉट बी काउंटेड इन द लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग एमएसएमई, ठीक है? सो द क्राइटेरिया बिकम एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स यूटी। ये अगेन ये वाला अमेंडमेंट 2020 में आया था। एंड प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज, द स्टेट गवर्नमेंट सप्लीमेंट्स द एफर्ट ऑफ स्टेट एंड इतना वेरियस स्कीम एंड पॉलिसीज एनहांसिंग, बकवास, ठीक है? इतना काफ़ी है। टर्नओवर जो है आपका एक्सपोर्ट का, वो टर्नओवर की लिमिट में काउंट नहीं होता है, इतना यहाँ पर पढ़ने के लिए काफ़ी है। वी आर डन विद द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्राइज एंड एमएसएमई। अब यहाँ पर आ जाओ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, यहाँ पर आओ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। देखो पहले मैं तो आपको ले जाती हूँ उद्यम की वेबसाइट में, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है? अलग से गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, आपको मैं बताऊं कोई और उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, किसी और ऑफिस में उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, किसी और बॉडी के पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। उद्यम रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इस पोर्टल में हो सकता है, इस वेबसाइट में। ये एक सिंगल वेबसाइट है उद्यम रजिस्ट्रेशन की। अगर कोई और आके बोल रहा है कि इस ऑफिस में जाके उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो नहीं है। उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ऑनलाइन है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उससे भी ज्यादा इजी है उद्यम रजिस्ट्रेशन करना, सो इजी। ऑनलाइन शॉपिंग से भी ज्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट में जाना है, यहाँ पर आप जाओगे उद्यम रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है और आधार नंबर वगैरह डालना है, हो जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन, सो इजी, वेरी इजी, ठीक है? तो ये आपका वन सिंगल पोर्टल है उद्यम रजिस्ट्रेशन का, जिसका नाम है udyamregistration.gov.in। दिस इज द वन सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर एमएसएमई। ये देखो हम आपको बोल रहे हैं, अच्छा जो एमएसएमई के अंदर जो देखो जैसे आप माइक्रो हो, हाँ इसका ये लोगो है, यहाँ पर ये फोटो क्या शो कर रहा है कि आप माइक्रो हो, तो हम आपको हेल्प करेंगे कि आप ग्रो करके स्मॉल में जाओ, फिर हम आपको हेल्प करेंगे कि आप एक और सीढ़ी चढ़ो, ग्रो करके मीडियम में जाओ, और जब आपका टर्नओवर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 50 और 250 से भी ज़्यादा हो जाएगा ना, तो मतलब आप अगर मीडियम से भी बड़े हो जाओगे ना, तो फिर हम आपको चैंपियन बोलेंगे, चैंपियन, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो
उद्यम रजिस्ट्रेशन का डेटा आपको बता रहा है कितने रजिस्ट्रेशन है। 3 करोड़ 97 lakhs। रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन टोटल कितने रजिस्ट्रेशन है? टोटल है आपके 2 करोड़ 42 lakhs 73,000 कितने रजिस्ट्रेशन है एमएसएमई? 2 करोड़ 42 lakhs 73,245। उसमें से माइक्रो कितने हैं? सबसे ज्यादा माइक्रो है, देखो माइक्रो कितने हैं? 235 2 करोड़ 35 lakhs। स्मॉल कितने हैं? 6 lakhs। और मीडियम कितने हैं? 55,000। मीडियम कम है, स्मॉल उससे ज्यादा है और माइक्रो उससे ज्यादा है। बोलते हैं ना कम साइज वाले ज्यादा होते हैं, वैसा। ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस वाइज देखोगे तो उसका भी डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। खैर इतना, और आपको पता है इससे हमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल भी मिल जाती है कि एक एमएसएमई कितने लोगों को एम्प्लॉय करती है, उसकी भी डिटेल्स हमें देनी होती है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के अंदर कि हमारे एमएसएमई बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी हमें डालने होते हैं, कितने लोग को हम एम्प्लॉय कर रहे हैं और कितने वुमेन एम्प्लॉयज को हम जॉब्स दे रहे हैं। तो वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल भी आ जाती है यहाँ पर, और एक्सपोर्ट डिटेल्स भी दिखाते हैं यहाँ पर कि कितने एमएसएमईज कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। So these are the data given here and ये देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। एक्सेप्ट दिस पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट दिस इज एंड गवर्नमेंट सिंगल विंडो सिस्टम, नो अदर प्राइवेट ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम एजेंसी पर्सन इज ऑथराइज टू डू एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। इस वेबसाइट के अलावा और कहीं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। अब देखो मैं ना आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में ना कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री आपको बता रही हूँ। हिस्ट्री, सपोज कि एंटरप्राइज का ना मीटिंग एक्सीड हो गया और टर्न दोनों, तो वो चैंपियन गवर्नमेंट को एडवांटेज नहीं बिजनेस ऐसा कर सकते हैं कि वो कर दे बिजनेस। एक एंटरप्राइज सिर्फ एक ही एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकती है। एक एंटरप्राइज एक से ज़्यादा एमएसएमई बना ही नहीं सकती। एक आधार नंबर के अंदर आपको एक ही एमएसएमई रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आप स्प्लिट भी कर दो ना तो भी वो एक ही आधार के अंदर आपको 2 रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही नहीं। एक ही रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा, दूसरा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा ही नहीं। वन एंटरप्राइज कैन हैव ओनली वन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, मतलब हाफ बिजनेस वाइफ करे और हाफ बिजनेस कर रहा है। ऑफ कोर्स वो वाला लूप होल आप निकाल सकते हो कि एक हस्बैंड के आधार नंबर से हमने एकदम अलग एंटरप्राइज दिखा दी और एक वाइफ के नाम से हमने अलग एंटरप्राइज दिखा दी। वो लूप होल तो हमेशा हर जगह रहता है, वो कर सकते हैं वैसा, लेकिन वो प्रॉपरली एकदम पेपर वर्क के साथ सी ए सबकी हेल्प लेके वो करना होता है, जहाँ पर आप उसको सेपरेट 2 एंटरप्राइज दिखा पाओ, 2 अलग अलग आधार, 2 अलग पेन के अंदर। और आपको 2 अलग एंटिटी भी बनानी होगी। अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप में है तो 2 दिख जाएगा, अगर कंपनी के फॉर्म में है तो 2 अलग अलग कंपनी बनानी पड़ेगी। और उसमें वो प्रॉपर लूप होल है। लूप होल तो ऑफ कोर्स वो आप निकाल सकते हो, बट अदरवाइज 1 आधार के अंदर आपको 1 ही रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। ठीक है, 1 आधार, एक आधार नंबर से ही रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो एक आधार से एक ही एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। ठीक है, said that it is need to register MS. So there are some okay. आजकल सबको पता है, ऐसे छोटे छोटे गांव में लोगों को पता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में, अवेयरनेस आ रही है। हाँ, बहुत लोग को नहीं भी पता है तो वो नहीं करवाते हैं। बट एमएसएमई इज अ वेरी वर्ल्ड कंट्री वाइड नोन कंसेप्ट। छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को भी एमएसएमई के बारे में पता ही है, एमएसएमई के बारे में अवेयरनेस है वैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एमएसएमई का। एंड सबसे पहले जब एमएसएमई एक्ट नहीं हुआ करता था ना, तब एसएसआई रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन इसमें ना सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज कवर्ड थी, स्मॉल इंटरप्राइजेस कवर्ड थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसमें मीडियम इंटरप्राइजेस कवर्ड नहीं थे। फिर आया आपका
मैं आपको थोड़ी सी टाइमलाइन बता देती हूँ। ये है समझ लो बिफोर 2006, 2006 से पहले। फिर 2006 में ना आपका आया एमएसएमईडी एक्ट, और जब एमएसएमईडी एक्ट आया ना तब जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ करता था वो थोड़ा अलग हुआ करता था। उस केस में नहीं नहीं नहीं, वो डेटा आपको एक्सपोर्ट का याद नहीं करना है संदीप, वो मैंने बस आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया था। वो जो वेबसाइट में मैंने आपको डेटा दिखाया था वो सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए था, वो आपको याद नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ। 2016 से पहले एसएसआई रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, 2006 से पहले। फिर 2006 में जब एमएसएमई एक्ट आया तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ करता था उस समय एक एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम होता था। फॉर्म जिसको अपन बोलते थे ईएम, और इसमें ना दो फॉर्म होते थे, EM1 एंड EM2। ये दो फॉर्म हमें फाइल करना होता था एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये ना पहले ना ऑफलाइन हुआ करता था, मतलब ऑफलाइन डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जाके हमें ये सबमिट करना होता था। बहुत पेचीदा प्रोसेस था, बहुत टाइम टेकिंग एंड ऑफलाइन प्रोसेस, आप लोग जान सकते हो ऑफलाइन हमें जाके ऑफिस में सबमिट करना होगा, सॉरी, तो इट वाज वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो 2006 में एमएसएमई एक्ट आया, तब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको EM1 और EM2 फॉर्म फाइल करना होता था। दो फॉर्म होते थे, EM1 आपका एंटरप्राइज स्टार्ट होने के पहले आपको EM1 फॉर्म फाइल करना होता था, और आपका एंटरप्राइज स्टार्ट होने के बाद आपको EM2 फॉर्म फाइल करना होता था, ठीक है। दो फॉर्म होता था, EM1 EM2। फिर 2015 में अमेंडमेंट आया, इफ आई रिमेंबर करेक्टली दिस केम इन सितंबर 2015। सितंबर 2015 में अमेंडमेंट आया और इस प्रोसेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, EM1 और EM2 वाले फॉर्म को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और नया एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आया जिसको अपन बोलते हैं उद्योग आधार मेमोरेंडम। क्या बोलते हैं? उद्योग आधार मेमोरेंडम, शॉर्ट में अपन इसको बोलते हैं UAM। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? आप चाहो तो इसको रफ में लिख भी सकते हो, कहीं पर खाली जगह होगी तो। उद्योग आधार मेमोरेंडम, उद्योग आधार मेमोरेंडम 2015 में आया, और इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया और इस प्रोसेस को कंप्लीट ऑनलाइन बनाया गया, 2015 में। और नया प्रोसेस आया एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का जिसको अपन बोलते हैं उद्योग आधार मेमोरेंडम। और फाइनली एक और अमेंडमेंट आया आपका जुलाई 2020 में, 1 जुलाई 2020 को फिर से आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा चेंज हो गया और उद्योग आधार मेमोरेंडम वाला प्रोसेस डिसकंटिन्यू हो गया, और नया प्रोसेस आया एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन का जिसको अपन बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो आप जगह जगह पे उद्योग आधार मेमोरेंडम पढ़ोगे, EM2 पढ़ोगे, एसएसआई रजिस्ट्रेशन पढ़ोगे, ये सब डिसकंटिन्यू हो चुका है। एज ऑफ नाउ जो प्रोसेस है करेंटली आफ्टर 2020, करेंटली जो प्रोसेस है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का उसको अपन बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आर वी क्लियर विद दिस? यस। और आपको पता है जब 2020 में उद्यम रजिस्ट्रेशन आया ना, 2020 में उद्यम रजिस्ट्रेशन आया, उससे पहले ना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था कौन सा चल रहा था? उद्योग आधार मेमोरेंडम, UAM। और जब उद्यम रजिस्ट्रेशन आया ना 2020 में, तो ये बोला गया कि ऐसी एमएसएमईज जो पुराने एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है या जो EM2 के अंदर रजिस्टर्ड है या जो UAM के अंदर रजिस्टर्ड है, उनको फिर से उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्टर करना होगा। यानी कि एक डेट दे दी गई, कुछ टाइम दे दिया गया, 1 साल 2 साल का, और आपको बोला गया कि इवन वो एमएसएमईज जो EM2 के अंदर रजिस्टर्ड है, EM1 EM2, या फिर जो UAM के अंदर रजिस्टर्ड है, उनको 1 साल का टाइम दिया जाता है, उनको फिर से नए वाले प्रोसेस के अंदर, उद्यम रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस के अंदर री रजिस्टर करना होगा, वरना उनका पुराना वाला रजिस्ट्रेशन एक टाइम के बाद इनवैलिड हो जाएगा। उनको टाइम लिमिट दी गई 2021 या 2022 तक की, कि 2020 तक की लास्ट डेट थी, 2020 तक लास्ट डेडलाइन इनको मिली थी। एक साल 2 साल का इनको टाइम मिला था कि आपको अपना, अगर आप इन दोनों के अंदर रजिस्टर हो तो आपको फिर से री रजिस्टर करना होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन न्यू प्रोसेस के अंदर, अदरवाइज आपका पुराना वाला वो हो जाएगा। So now even if you were registered as MSME under the old process, UAM process or this, then also you have to re-register under the Udyam registration.
और आज के डेट पे अगर आप कोई नया एमएसएमई चालू करोगे, कोई नया स्मॉल बिजनेस चालू करोगे, तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्टर कर सकते हो। अब कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता रही हूँ उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो यहाँ पर अपन जाते हैं, इसमें क्लिक करके देखते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखो मैंने उद्यम रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इतना इजी है, कुछ नहीं किया मैं, ऑनलाइन आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हो। ऑनलाइन मैं गूगल पे गई, उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे गई, अब यहाँ पर ये फॉर्म आ गया, मेरे को मान के चलो अपना एमएसएमई रजिस्टर करना है, तो ये फॉर्म आ गया फॉर न्यू एंटरप्राइजेस। अब क्या क्या डालना है, कुछ नहीं, आपको अपना आधार नंबर डालना है। ठीक है, आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना है 12 डिजिट का, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा स्मॉल बिजनेस है, लेट्स से इशिका अग्रवाल क्लासेस, बहुत ही छोटू सा स्मॉल बिजनेस है इशिका अग्रवाल क्लासेस, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूंगी इशिका अग्रवाल, मेरे को अगर एमएसएमई में रजिस्टर करना है तो इशिका अग्रवाल। फिर यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर लिख दूंगी। ठीक है, मेरा आधार नंबर पब्लिक तो नहीं है ना, नहीं तो आप ही लोग कर देंगे, ठीक है, नहीं प्राइवेट है। यहाँ पर आधार नंबर बहुत वो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है ना, सब जगह शेयर नहीं करना होता है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल सकते हो, और फिर उसके बाद इसमें आप टिक करोगे, और फिर उसमें आप वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करोगे। फिर जो आपका आधार नंबर से लिंक्ड ओटीपी है, वो ओटीपी आएगा। हाँ चलो ठीक है, कोई भी मेरे आधार नंबर से मेरा उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ओटीपी लगेगा, बिना ओटीपी के नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आधार नंबर डालना है, कुछ नहीं करना है, जनरेट ओटीपी में क्लिक करना है, ओटीपी आ जाएगा फ़ोन में, ओटीपी डालेंगे, आगे जाके आपको अपना पैन नंबर डालना है, आपके बिजनेस की डिटेल्स डालनी है, आपका बिजनेस टाइप वगैरह डालना होता है, बेसिक आपके बिजनेस की डिटेल्स डालनी होती है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके अंदर, आपका एड्रेस और बेसिक आपको डिटेल्स डालनी होती है, बस सबमिट हो गया एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। इतना इजी, डन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डन। कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, नो डॉक्यूमेंट, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, 1 रुपए फीस नहीं लगेगी, फीस भी नहीं लगेगी, डॉक्यूमेंट भी नहीं लगेगा, कंप्लीट ऑनलाइन, सो इजी, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाओ। ठीक है, तो सो इजी प्रोसेस। अब यहाँ पर आ जाओ, बुक में आ जाओ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आ जाओ। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का, वो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में मिलता है। अभी मैंने दिखाया आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का नाम क्या है, पोर्टल का नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in। जो आपका गवर्नमेंट पोर्टल है ना उद्यम रजिस्ट्रेशन का, पोर्टल मतलब वेबसाइट, उस पोर्टल में फॉर्म दिया हुआ है, उससे आप भर सकते हो। देयर इज नो फीस, भैया 1 रुपए फीस नहीं लगेगी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, याद रखना, नो फीस फॉर फाइलिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन। सिर्फ लगेगा तो एक आपका आधार नंबर, बस आपका क्या लगेगा, आधार नंबर, आधार नंबर आपका लगेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर किसका देंगे, अब मैम हमारी स्मॉल बिजनेस प्रोप्राइटरशिप के भी फॉर्म में हो सकती है, पार्टनरशिप के भी फॉर्म में हो सकती है, एलएलपी के भी फॉर्म में हो सकती है, एचयूएफ के भी फॉर्म में हो सकती है, कंपनी के फॉर्म में भी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हमारा जो स्मॉल बिजनेस है, अब आप लोग पढ़े हैं ना एसबीआईएल के पहले चैप्टर में, एसबीआईएल के चैप्टर 1 में आप पढ़े हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में भी कर सकते हो, पार्टनरशिप के फॉर्म में भी कर सकते हो, एल के फॉर्म में भी कर सकते हो, कंपनी के फॉर्म में भी कर सकते हो, सोसाइटी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एचयूएफ किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, राइट। मेगा फर्म्स कुछ पार्टनरशिप फर्म्स ही होती हैं जो मेगा फर्म्स होती हैं। ठीक है, यस। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, आपका आधार नंबर किसका लगेगा, जैसे हमारा जो प्ले स्कूल है ना वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पे है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में अलग से कोई एंटिटी तो होती नहीं है, तो जो प्रोप्राइटर है उसका आधार नंबर लगता है। सो सवाल ये उठता है आधार नंबर किसका लगेगा, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो किसका आधार लगेगा, प्रोप्राइटर का आधार लगेगा, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर का आधार नंबर लगेगा, किसका आधार नंबर लगेगा, मैनेजिंग पार्टनर का, मैनेजिंग पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और अगर एचयूएफ है तो कर्ता का आधार नंबर लगेगा। ठीक है, तो आधार नंबर किसका लगेगा माय डियर, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का लगेगा, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर का लगेगा, अगर एचयूएफ है तो कर्ता का लगेगा। और मैम अगर कंपनी, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या ट्रस्ट है तो अगर वो एमएसएमई कंपनी के फॉर्म में है तो
अगर वो एमएसएमई कंपनी के फॉर्म में है या फिर एलएलपी के फॉर्म में है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या ट्रस्ट के फॉर्म में है, तो उस केस में ऑथराइज पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का आधार नंबर लगेगा और उसके साथ साथ उनका पैन नंबर और जीएसटी नंबर भी लगेगा। पैन नंबर और जीएसटी नंबर, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा, आपको अपना पैन नंबर कोट करना पड़ेगा। तो उस केस में या तो ऑर्गेनाइजेशन का या तो ऑथराइज सिग्नेटरी का आधार नंबर के साथ साथ पैन और जीएसटी नंबर भी लगेगा। उनको अपना जीएसटी नंबर, पैन नंबर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा अलोंग विथ आधार नंबर। ऑर्गेनाइजेशन और सिग्नेटरी का जीएसटी पैन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा अलोंग विद द आधार नंबर, ठीक है। और एक बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो पैन की जो डिटेल्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल ना इनकम टैक्स के पोर्टल से ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट कर लेता है। तो इन केस ऑफ एंटरप्राइज ड्यूली रजिस्टर्ड एज उद्यम विद पेन, एनी डेफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रीवियस ईयर which it did not have pen shall be filed on the सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। आपको बकवास दिया हुआ है कि अगर आप पेन से रजिस्टर करते हो, आपने पहले रजिस्टर किया अपने पेन से, उस केस में अगर कोई थिंग है तो इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे। मतलब किसी का साइन नहीं लगेगा, किसी का कुछ नहीं लगेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ साइन करके सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। नो एंटरप्राइज शेल फाइल मोर देन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक एंटरप्राइज से एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब चाहे आप एक एक्टिविटी कर रहे हो या मल्टीपल, मान के चलो हमारी एक एंटरप्राइज है, अब हम लोग ना 5 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। हम लोग शूज़ भी मैन्युफैक्चर करते हैं, सॉक्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, हम लोग ग्लव्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, हम लोग टोपी कैप भी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उस केस में क्या हम लोग चार एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? द आंसर इज नो। चाहे आप मल्टीपल मैन्युफैक्चर करो, चाहे आप मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करो, चाहे आप मल्टीपल गुड्स मैन्युफैक्चर करो, चाहे आप मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करो, एक एंटरप्राइज को एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। एक आधार नंबर से एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि नो एंटरप्राइज कैन फाइल फॉर मोर देन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड दैट एनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में बी एडेड। आप एक उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग और मल्टीपल सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बिजनेस के अंदर हम लोग, हमारी एंटरप्राइज के अंदर हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करते हैं। तो आपको जितना मैन्युफैक्चर गुड्स या जितना सर्विस ऐड करना है आप कर लो, चलेगा, लेकिन आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन एक ही मिलेगा। एक से ज्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता एक एंटरप्राइज को। आर वी क्लियर विद दिस? और लास्ट में दिया है कि अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो आपको पेनाल्टी लगेगी। तो whosoever intentionally misrepresents or attempts to suppress the self declaration facts, क्योंकि देखो ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है ना, ये सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे है। ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे है। सेल्फ डिक्लेरेशन यानी इसमें किसी CACS का साइन नहीं लगता, किसी का कोई सर्टिफिकेशन नहीं लगता, कुछ नहीं। आप जो इंफॉर्मेशन दोगे हम उसी को सच मानेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन के हमने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया, तो इसीलिए यहाँ पर ना पनिशमेंट भी होनी चाहिए कि अगर आपने कुछ गड़बड़ किया या कोई रॉन्ग डेटा या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को सबमिट किया तो आपको पनिशमेंट लग जाएगी, पेनाल्टी। पेनाल्टी कितनी लगेगी यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ बोल दिया है पेनाल्टी सेक्शन 27 में दी हुई है। हम बाद में देख लेंगे, अगर चैप्टर में कवर होगा तो हम देख लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। सो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर कोई इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंट करेगा या सप्रेस करेगा, फैक्ट सप्रेस यानी छुपाना, तो उस केस में उसको पेनाल्टी लग जाएगी। कहाँ दी हुई है पेनाल्टी? कितनी पेनाल्टी लगेगी? सेक्शन 27 में दी हुई है। सेक्शन 27 की पेनाल्टी लग जाएगी। आर वी क्लियर विद दिस? तो ये कुछ छोटी सी बात थी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पूरा तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं दिया है यहाँ पर, बट ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ। इट मे बी नोटेड दैट एन एंटरप्राइज फॉर दिस पर्पज विल बी नोन एज उद्यम एंटरप्राइज। जो MSME के अंदर जो एंटरप्राइज रजिस्टर करेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? उद्यम। क्या बोलेंगे? उद्यम। उद्यम यानी बिजनेस, ठीक है। तो जो एंटरप्राइज MSME के अंदर रजिस्टर करेंगे उनको अपन बोलेंगे उद्यम। और ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसको अपन बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, एकदम डिटेल में समझाया है उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना तो आपको वेबसाइट से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको अपन बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ई सर्टिफिकेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं उसका। और
आपको एक यूनिक नंबर मिलता है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता है हर एमएसएमई को। जैसे ही आप अपनी एमएसएमई को एमएसएमई वेबसाइट में रजिस्टर करते हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन करते हो, तो आपको एक यूनिक नंबर अलॉट होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर एमएसएमई। ठीक है, तो यहां पर वही आपको बोल दिया है कि एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाता है आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको अलॉट होता है, और एक आपको ऑनलाइन एक ई सर्टिफिकेट भी इशू होता है। हमारे ना प्ले स्कूल में एमएसएमई का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, एमएसएमई का सर्टिफिकेट लेमिनेट करवा के लगा हुआ है, एमएसएमई का फ्रेम करवा के एमएसएमई का सर्टिफिकेट। तो आपको जब आप एमएसएमई में रजिस्टर करते हो ना, तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है विच इज अ प्रूफ दैट या योर एंटरप्राइज इज रजिस्टर्ड एज एमएसएमई। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट विल बी इशूड ऑनलाइन। उसके बाद सर्टिफिकेट विल हैव अ डायनेमिक क्यूआर कोड फ्रॉम विच द वेब पेज ऑन द पोर्टल एंड द डिटेल्स अबाउट द एंटरप्राइज कैन बी एक्सेस्ड। यहाँ पर आपको एक बात बोली गई, क्या बात बोली गई कि जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसमें क्यूआर कोड होता है। आजकल आप देखेंगे सब जगह क्यूआर कोड आता है, क्यूआर कोड को स्कैन करने से आप किसी वेबसाइट में किसी लिंक में पहुंच जाते हो। तो यहाँ पर आपको बोला है जो एमएसएमई का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसमें क्यूआर कोड होगा। जैसे ही आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे ना, तो आप एमएसएमई की वेबसाइट में पहुंच जाओगे, जहां पर आपको आपके एमएसएमई की सारी डिटेल्स एक्सेस हो जाएंगी। यानी कि अगर आपको अपने एमएसएमई की सारी डिटेल्स एक्सेस करनी है, तो आपके एमएसएमई सर्टिफिकेट में क्यूआर कोड होगा। कुछ नहीं करना है आपको, उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपनी एमएसएमई की वेबसाइट में जाके आप अपनी सारी डिटेल्स जो है वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, कोई रिन्यूअल नहीं कराना होता है। एक बार रजिस्टर करोगे तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, लाइफ टाइम के लिए, जब तक आपका बिजनेस बंद नहीं हो जाता। ठीक है, सो यहाँ पर वही बात बोलिए कि देयर इज नो नीड ऑफ रिन्यूअल, क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो क्यों मैम, क्योंकि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम। यहाँ पर आप लिख लो लाइफ टाइम। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आज जाके ना, घर जाके मतलब घर ही पे हो, मतलब क्लास के बाद एमएसएमई की वेबसाइट सर्फ कर लेना उद्यम रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम, नो एंटरप्राइज शेल फाइल मोर देन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये बात रिपीटेड है ऑलरेडी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वन एंटरप्राइज कैन गेट, इसका मतलब है, लिख लो इजी भाषा में, वन एंटरप्राइज कैन गेट ओनली वन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन ज्यादा अच्छा लिखेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन। एक एंटरप्राइज को एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलेगा, एक से ज्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। और वो लोग चाहे तो मल्टीपल गुड्स एंड सर्विस और मल्टीपल एक्टिविटीज अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन में ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नीचे आ जाओ एक बार जल्दी से, बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई, बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई। Should we remember MSME this Udyam registration steps, ma'am? Yes, of course. But I have sent you question paper. Did you see it, ma'am? No. That is what the structure is fully changed. Sorry. They are asking only 3 marks, 3 points, ma'am. In new syllabus. Yes. So how they can ask 3 steps? सॉरी, ये ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा तो है। 3 मार्क्स के लिए इतना आप लिख सकते हो, इसमें 8 पॉइंट है, 5 पॉइंट तो आप आराम से लिख सकते हो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए। बट आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा। व्हाट इफ किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन आ गया, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपको एकदम बस एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अगर इनमें से किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो पढ़ना तो आपको पूरा पड़ेगा ना, आप इसमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। ओके मैम। हाँ, ठीक है, एक बार इधर आ जाओ, बेनिफिट्स ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ओनली, उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। अब बेनिफिट्स क्या है? वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कुछ गिने चुने बेनिफिट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आप अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाओगे ना उद्यम रजिस्ट्रेशन की, वहां आपको और भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे बहुत सारे, पढ़ना वेबसाइट में जाके। सबसे पहला, इट विल बी अ परमानेंट रजिस्ट्रेशन एंड बेसिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन है, यानी कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, लाइफ टाइम के लिए
वैलिड है, लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम। नेक्स्ट, ये पूरा पेपरलेस है और सेल्फ डिक्लेरेशन। अच्छा, उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बेनिफिट्स बताए हैं कि पहले जो था ना EM1 और EM2 वाला प्रोसेस या फिर UAM वाला प्रोसेस, वो बहुत ही थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, स्पेशली EM1 EM2 वाला प्रोसेस बहुत लंबा था, ऑफलाइन था। तो अभी जो नया प्रोसेस आया उद्यम रजिस्ट्रेशन का, उसका क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट है कि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। दूसरा, ये पूरा पेपरलेस है और सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे। पेपरलेस यानी फिजिकल कुछ भी नहीं बनाना पड़ता है, ऑनलाइन वेबसाइट में जाके पूरा आपका ऑनलाइन हो जाएगा। और दूसरा, सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे, यानी हमें किसी के घर में घुस के उसका साइन नहीं लेना पड़ेगा। अपने सेल्फ सिग्नेचर के बेस पे, सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और देर इज नो नीड ऑफ रिन्यूअल, देर इज नो नीड ऑफ रिन्यूअल, अगेन सेम पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगेन लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, रिन्यूअल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि MSME रजिस्ट्रेशन आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। और आप एक MSME रजिस्ट्रेशन के अंदर मल्टीपल गुड्स और मल्टीपल सर्विस भी ऐड कर सकते हैं। सो अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस और बोथ may be added in the registration। एक रजिस्ट्रेशन के अंदर आप मल्टीपल गुड्स एंड मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग और मल्टीपल सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, उद्यम रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो हेल्प MSME in availing benefits of the schemes of MSME like credit guarantee scheme, public procurement policy, additional aid in government tender, protection against delayed payment etc। आपको पता है, अगर आप एज एन MSME रजिस्टर करोगे ना, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के ये भी फायदे होते हैं कि मिनिस्ट्री, आपकी जो मिनिस्ट्री है ना, हमारी MSME के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है ना, इस मिनिस्ट्री ने MSMEs के प्रमोशन के लिए बहुत सारे स्कीम्स एंड पॉलिसीज बनाए हैं, जैसे कि क्रेडिट गारंटी स्कीम। स्कीम के अंदर इजी लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है MSMEs को, क्रेडिट में गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, इस पॉलिसी के थ्रू MSMEs के गुड्स गवर्नमेंट परचेस करती है। गवर्नमेंट MSMEs को वादा करती है कि आपका प्रोडक्ट, आपका गुड सर्विस हम खरीदेंगे। एडिशनल एज इन गवर्नमेंट टेंडर, गवर्नमेंट जब टेंडर लेके आती है तो उसमें MSMEs को प्रायोरिटी देती है कि हम, अगर कोई MSME टेंडर के लिए अप्लाई करेगा तो हम MSME को प्रायोरिटाइज करेंगे और MSME को टेंडर देंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट, आप MSME का पैसा नहीं रोक सकते। अगर आपने, मान के चलो हमने 1 लाख का 1 लाख का गुड्स क्रेडिट में MSME से खरीदा और हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट MSME को प्रोटेक्ट करती है। आपको टाइम लिमिट देती है, 45 डेज के अंदर पेमेंट कर दो, गवर्नमेंट ऑर्डर करती है, नहीं तो गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं आपको। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है MSMEs को कि आपका पेमेंट आपको जरूर मिलेगा, कोई भी आपका पैसा नहीं खा सकता, आप स्मॉल बिजनेस हो। तो गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिलेड पेमेंट्स एंड डिफॉल्ट इन पेमेंट। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बहुत सारी स्कीम्स MSMEs के लिए लाती हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME, उसका भी आपको फायदा मिलेगा। एंड यू बिकम एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फ्रॉम बैंक्स। बैंक्स के केस में आपको लेंडिंग में भी प्रायोरिटी मिलती है। बैंक्स जब आपको लोन देती है तो उसमें भी आपको जो है प्रायोरिटी दी जाती है। इसका भी एक कंसेप्ट है अलग से, PSL का, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। यस, यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉर बैंक्स। तो ये कुछ जनरल बेनिफिट्स दिए हुए हैं, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के। तो ये कुछ जनरल आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बेसिकली बेनिफिट बताए गए हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ईजी और बहुत आसान है। तो यस, अब इतना हुआ। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे क्रेडिट गारंटीज के बारे में, यहाँ तो बस नाम बताया था, ठीक है। आपको डेट नहीं लिखना एग्जाम में, वैसे वो बस जनरल नॉलेज के लिए है। ये आई थी इट्स 1 जून, 1 जून को आया था ये। हाँ, एक बार यहाँ पर आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा C कैटेगरी में डाल सकते हो आपको, लेस इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट नहीं है ये बहुत ज़्यादा, लेकिन यार मैं ऐसा नहीं लिखती यार। कई बार ऐसा होता है कि जो ICSI एकदम भसक जाता है उसका दिमाग, और एकदम जो टॉपिक कभी जिंदगी में नहीं पूछती है पेपर में, वो टॉपिक पूछ लेती है।
experience that? हाँ, आई हैव बहुत बार। मेरे को तो कोई टॉपिक छोड़ने का मन ही नहीं करता, क्योंकि No, बहुत you have said your students that it will not come and it has come and they'll say, ma'am, it has come into exam. स्टूडेंट्स को तो मैं बोलती नहीं हूँ कि ये टॉपिक मत पढ़ना, मैं तो बोलती हूँ मेरे हिसाब से तो सारे ही टॉपिक पढ़ने चाहिए। मेरे साथ मेरे एग्जामिनेशन के टाइम पे हुआ था, एग्जीक्यूटिव के टाइम पे, कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ी हूँ। एक टॉपिक मैं सोची अरे यार ये तो कभी पास्ट एग्जाम में पूछा ही नहीं है, ये टॉपिक तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, और वो मैं अच्छे से पढ़ के नहीं गई और वही आ गया पेपर में। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है मेरे एग्जीक्यूटिव के पेपर में। तो So luck matters. लक नहीं बोलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार देख लो क्या ही जा रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा बस, जिसकी तंगी है। बट ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी पढ़ना मत, पढ़ लो। Ma'am, during your time of executive, you had to go for online registration or offline, ma'am? ऑनलाइन, That time? ऑनलाइन। That time also ICSI website online registration was there. Okay. ये टॉपिक बोलो। हाँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7। अच्छा, सेक्शन कैसे याद करोगे? अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट पूरा लिखना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, द डेफिनेशन ऑफ MSME इज एज फॉलोज, और फिर जो डेफिनेशन है वो लिख देना। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत इजी है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। मतलब ना बहुत प्रोसीजरल पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर। स्टैब्लिशमेंट ऑफ, मैंने आपको बताया था ना, जैसे मिनिस्ट्री है हमारी, तो मिनिस्ट्री तो है, उसके अलावा ना हमारा एक बोर्ड भी है। सर्च करते हैं इसके बारे में कहीं ना, ये है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ MSME नारायण, एंड ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ MSME भानु प्रताप सिंह वर्मा। एंड बोर्ड के बारे में कहा दिया हुआ है, यहीं से पढ़ लेते हैं। आप लोग सर्च कर लेना MSME बोर्ड में कौन कौन आ जाएगा। MSME जैसे हमारी मिनिस्ट्री है ना, तो वो तो है, उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बोर्ड भी बनाया है स्पेसिफिकली MSMEs को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो एक बोर्ड बनाया है जिसको अपन बोलते हैं नेशनल बोर्ड फॉर MSME। तो ये बोर्ड में भी जो मिनिस्टर्स लोग हैं ना, मिनिस्टर्स ऑफ MSME, वो लोग ही इसमें चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं। तो इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा याद करने का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना एक बोर्ड बनाया है MSME के लिए, सेक्शन 3 ऑफ MSMED एक्ट के अंदर, जिसका नाम है नेशनल बोर्ड फॉर MSME। क्या नाम है? नेशनल बोर्ड फॉर MSME। अब कंस्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड, इस बोर्ड में कितने मेंबर्स रहेंगे, ये बहुत दर्दनाक है। इसमें बस आपको याद करना होगा, सबसे पहले जो आपका मिनिस्टर ऑफ MSME है ना, जो मिनिस्टर ऑफ MSME है वो इसका बनेगा चेयरमैन। इस बोर्ड का क्या बनेगा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो जो आपका मिनिस्टर ऑफ MSME है वो इस MSME बोर्ड का चेयरमैन बन जाएगा। दूसरा, जो आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ MSME है, वो आपका बन जाएगा एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन, वो बन जाएगा वाइस चेयरमैन। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के 6 मिनिस्टर्स हम लोग लेंगे और उनको अपन अपॉइंट करेंगे टू रिप्रेजेंट सच रीजन्स ऑफ द कंट्री
इन दिस बिहाफ, मतलब वो लोग को भी इस बोर्ड का मेंबर बनाएंगे. दे विल बी नोन एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. दे विल बी नोन एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. किसको बनाएंगे? 6 मिनिस्टर्स. स्टेट गवर्नमेंट के 6 मिनिस्टर्स को अपन अपॉइंट करेंगे. कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हम लोग पढ़ रहे हैं एमएसएमई बोर्ड का कंपोजिशन, कि एमएसएमई बोर्ड में कौन कौन आ जाएगा. एमएसएमई बोर्ड का कंपोजिशन, एमएसएमई बोर्ड में कौन कौन आ जाएगा. जो मिनिस्टर है वो इसका चेयरमैन बन जाएगा, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो इसका वाइस चेयरमैन बन जाएगा. और स्टेट गवर्नमेंट के 6 मिनिस्टर्स को अपन एक्स ऑफिशियो मेंबर बना देंगे. 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर के आएंगे. ऑफ होम 2 शैल बी इलेक्टेड इन द हाउस ऑफ पीपल. हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा. एंड 1 फ्रॉम द काउंसिल ऑफ स्टेट. काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा. यानी कि हमें ये जो एमएसएमई बोर्ड है इसमें दो लोग लोकसभा से लेके आएंगे और एक जन राज्यसभा से लेके आएंगे. लोकसभा के 2 मेंबर्स को अपन को अपॉइंट करना रहेगा एमएसएमई बोर्ड में, और राज्यसभा के 1 मेंबर को अपन को अपॉइंट करना होगा एमएसएमई बोर्ड में. उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरी का, एक यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर को अपन अपॉइंट करेंगे एज अ मेंबर, एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर. उसके अलावा जो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट का सेक्रेटरी है, उसको भी अपन अपॉइंट करेंगे एज एन एक्स ऑफिशियो मतलब मेंबर. उसके बाद 4 सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिप्रेजेंट द मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विथ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फाइनेंस, फूड प्रोसेसिंग, लेबर. 4 अलग अलग सेक्रेटरीज जो चार चीज़ों से डील करते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फाइनेंस, फूड, लेबर, उनको भी अपन एज अ मेंबर अपॉइंट करेंगे. दूसरा, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल बैंक. नेशनल बैंक के चेयरमैन को अपन अपॉइंट करेंगे. चेयरमैन एंड एमडी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक. स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक के चेयरमैन को अपन अपॉइंट करेंगे. इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन को भी अपॉइंट करेंगे. एक आरबीआई का ऑफिसर होना चाहिए, उसको भी अपॉइंट करेंगे, हु शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ ईडी. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए. उसके बाद 20 पीपल को अपन अपॉइंट करेंगे जो कि होंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एमएसएमई को. हु विल रिप्रेजेंट द एसोसिएशन ऑफ एमएसएमई इंक्लूडिंग नॉट लेस देन 3% रिप्रेजेंटिंग एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्राइज. और इस 20 में से 3 पीपल शुड बी रिप्रेजेंटिंग वुमेन एमएसएमई, वुमेन एंटरप्राइज, एंड नॉट लेस देन 3 शुड बी रिप्रेजेंटिंग माइक्रो. ठीक है, तो 20 पीपल हम अपॉइंट करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे एमएसएमई को, और उस 20 में से कम 3 वुमेन एंटरप्राइज होने चाहिए और कम से कम 3 माइक्रो होने चाहिए. और उसके बाद 3 पर्सन हम अपॉइंट करेंगे हु शुड बी एक्सपर्ट एमिनेंस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री, साइंस, एंड नॉट लेस देन 1 ऑफ हुम शैल बी वुमेन. 3 लोग हम अपॉइंट करेंगे जो इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट होंगे और उनमें से एक वुमेन होना चाहिए. 2 रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन का, और एक ऑफिसर हम अपॉइंट करेंगे नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इतने लोगों को हम अपॉइंट करेंगे, और इसकी मीटिंग कम से कम 3 महीने में एक बार हो जानी चाहिए, एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 मंथ्स. हर 3 महीने में एक बार इनकी मीटिंग हो जानी चाहिए. ये इतने मेंबर्स होने चाहिए, मतलब ये बहुत बड़ा बोर्ड है. सबसे पहले तो चेयरमैन कौन होगा, हम एक बोर्ड बनाएंगे, एमएसएमई बोर्ड. इस एमएसएमई बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा? जो मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई है वो. वाइस चेयरमैन कौन होगा? जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एमएसएमई है वो. उसके बाद मेंबर्स कौन कौन होंगे? 6 स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स लेके आएंगे, 3 पार्लियामेंट के मेंबर लेके आएंगे, 2 लोकसभा का, 1 राज्यसभा का, एक अपन लेके आएंगे यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर, एक लेके आएंगे अपन सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो किस फील्ड में है? जो एमएसएमई के फील्ड में काम कर रहा है. 4 सेक्रेटरी अपन लेके आएंगे जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फाइनेंस, फूड, लेबर. उसके बाद नेशनल बैंक का चेयरमैन, स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक का चेयरमैन, इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन, आरबीआई का ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ईडी. उसके बाद 20 पीपल हु रिप्रेजेंट एमएसएमई, जिसमें से 3 शुड बी रिप्रेजेंटिंग वुमेन एंड 3 शुड बी रिप्रेजेंटिंग माइक्रो एंटरप्राइज. 3 लोग जो एक्सपर्ट होंगे इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री, साइंस में, जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए. 2 लोग जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, और एक ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी. इतने सारे लोगों को मिला करके अपन एक बोर्ड बनाएंगे जिसका नाम होगा एमएसएमई बोर्ड. और ये बोर्ड मीटिंग कितने बार करेगी? ये बोर्ड को हर 3 महीने में एक मीटिंग करनी है. ये जो एमएसएमई बोर्ड है इसको हर 3 मंथ्स में एक मीटिंग करनी है. और ये काम क्या करेगी? ऑफ कोर्स एमएसएमई के ऊपर रिकमेंडेशंस देगी गवर्नमेंट को कि क्या क्या पॉलिसीज बना सकते हैं, और एमएसएमई को क्या क्या फैक्टर्स
बेसिकली एमएसएमई से रिलेटेड पूरा रिसर्च वर्क करेगी और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगी कि गवर्नमेंट को क्या क्या एमएसएमई के लिए चेंजेस लाना चाहिए या क्या क्या लॉ लाना चाहिए, दैट्स इट। तो फंक्शंस बहुत इजी है, कॉमन सेंस के बेसिस पे है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस एमएसएमई बोर्ड। तो मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोर्ड बनाया है ताकि ये बोर्ड पूरा रिसर्च वर्क करे और एमएसएमई के रिगार्डिंग क्या क्या लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में पूरा रिकमेंडेशन दे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोर्ड ये दिया हुआ है सेक्शन 5 में, सेक्शन 5 ऑफ एमएसएमई एक्ट। सेक्शन 5 ऑफ एमएसएमई एक्ट में फंक्शंस ऑफ बोर्ड दिया हुआ है कि इस एमएसएमई बोर्ड के फंक्शंस क्या क्या हैं, और ये बहुत कॉमन सेंस के बेसिस पे आप इसको लिख सकते हो कि एमएसएमई बोर्ड के फंक्शंस क्या क्या हैं। टू एग्जामिन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई, ऐसे फैक्टर्स जो एमएसएमई को अफेक्ट करते हैं उनको एग्जामिन करना सबसे पहला इनका फंक्शन है, ठीक है। एंड रिव्यू द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिगार्ड ऑफ एमएसएमई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं एमएसएमई को लेकर के उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करना। उसके बाद टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन मैटर रिलेटिंग टू प्रमोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए इनका फर्ज है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे, ठीक है, टू सेंट्रल गवर्नमेंट which in the opinion of central government is necessary to facilitate the promotion, and lastly to advise central government on the use of fund constituted under section 12। देखो section 12 में क्या दिया हुआ है ना, गवर्नमेंट एक फंड बनाती है स्पेसिफिकली एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए। फंड में पैसा रहता है जो हम एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, जो हम सिर्फ एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। तो कौन सा पैसा को किस चीज के लिए यूज करें, एमएसएमई के क्या डेवलपमेंट के लिए हम पैसे को यूज करें, वो एडवाइस करता है ये बोर्ड। ये एमएसएमई बोर्ड एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या एडवाइस करता है, हाउ टू यूज द फंड विच वी हैव मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। तो दीज थ्री आर द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। अब ये थोड़ा सा इसमें घटिया है, मतलब घटिया नहीं है, सॉरी, ये याद करना पड़ेगा आपको कि कौन कौन लोग मेंबर्स बनेंगे बोर्ड के, इसमें समझने का कुछ नहीं है। ऑल दिस पीपल हैव टू बी द मेंबर ऑफ एमएसएमई बोर्ड, एंड एमएसएमई बोर्ड का फंक्शंस तो बहुत इजी है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द एमएसएमई बोर्ड, दिस इज वेरी इजी। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं। यस, सेकेंड फंक्शन वंस मोर, सेकेंड फंक्शन में लिखा है, सेकेंड फंक्शन में लिखा है कि एमएसएमई के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए रिकमेंडेशन देंगे ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में नेसेसरी होगा कैरी आउट करना। बस इतना पढ़ो, दे विल गिव रिकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटिंग टू प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई, ठीक है। वेरी नाइस, दिव्या बोल रही है मैम एसबीआई इज इंटरेस्टिंग स्टडिंग विथ यू। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि आपको एसबीआई भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सुन के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। ये लेसन अपन कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और एल्स आई विल प्रोवाइड अ वीडियो फॉर द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस लेसन, और या फिर हम लोग इसको कल ही कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा बचा है, 4 पेज बचा है, वो कल हो जाएगा, ठीक है। What is the weightage? एक ही क्वेश्चन अज्यूम करो, एक क्वेश्चन ज़्यादा क्या ही आएगा इस चैप्टर से, आई थिंक। After 8 question. यस, Okay. और इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। इसको रिवाइज करना, कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे एमएसएमई को, ठीक है। विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडे सेशन, सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर, बाय बाय। Ma'am, video upload. हाँ, मैं अब भी कर देती हूँ, Okay, okay. ठीक है, बाय Thank you. बाय Bye. बाय।